वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़लैंड। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, मुल्क में रहमतों और बरकतों वाले माह सयाम का आगाज़ हो चुका है। आज रमज़ान मुबारक का जो है वो पहला रोज़ा था और सबसे पहले तो हम अपने व्यूअर्स को दिल की गहराइयों से रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश करते हैं और हम दुआ करते हैं कि ये मुक़द्दस महीना पाकिस्तान के लिए खैर व बरकत, अमन और सियासी माशी इस्तेकाम का बायस बने। अब अगर बात की जाए मजमूई सूरत हाल की, मुल्क की मजमूई सूरत हाल पर अगर नज़र डालें तो सियासी दर्जा हरारत रमज़ान के बावजूद कम होता नज़र नहीं आ रहा और सियासत में ठहराव पैदा नहीं हो सका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रमज़ान के बाद बाकायदा एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान कर रखा है और इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों के दरमियान राब्ते और ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनने की कोशिशें भी जारी हैं और रमज़ान के बाद ये सरगर्मियाँ ये कहा जा रहा है कि मज़ीद तेज़ होने का जो है वो इम्कान मौजूद है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए JUIFA के किरदार की इस वक्त, तो वो काफ़ी अहमियत इख्तियार कर चुका है। मौलाना फजल रहमान माजी में हुकूमत के अहम इत्तेहादी रहे हैं। हुकूमत आज भी कोशिश कर रही है कि मौलाना का वज़न उनके पलड़े में पड़े, लेकिन अब तक कुछ भी वाजे नहीं हो सका है और सियासी मंजरनामा मजीद धुंधला होता नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि रमज़ान के बाद मुल्क की सियासत किस करवट बैठेगी? क्या कोई दरमियानी रास्ता निकलेगा या फिर सड़कों पर सियासी ताकत के मुजाहरे की कोशिशें ही आने वाले दिनों की हकीकत बनेगी? और अगर ऐसा होता है तो हुकूमत की हिकमत अमली क्या होगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार बहुत अहम है कि वो कहाँ खड़े नजर आएंगे। आज के प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं अतर काज़मी साहब, साथ ही साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं कयूम सिद्दीकी साहब और नसरुल्लाह मलिक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्लेजर टू हैव ऑल थ्री ऑफ अस विद यू। अगर अख्तर साहब आपसे मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, PTI का भी जो अगर देखा जाए तो जब से ट्रंप साहब इलेक्शन जीते हैं तो उनकी इनॉग्रेशन पे बहुत ज़्यादा जो है वो ये था कि इनॉग्रेशन हो जाएगी, वहाँ से प्रेशर आएगा, लॉबिंग भी जो है वो हो रही थी, सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं, बट वहाँ से मतलूबा नताइज हासिल नहीं हुए। उसके बावजूद हम देखते हैं कि गाए बगाए जो हैं, जिस तरह का मजमून अब टाइम्स में छपा है उस तरह के मजमून छपते आ रहे हैं। अगेन लॉबिंग भी चल रही है, साथ प्रोपेगेंडा भी चल रहा है, बट दे हैवंट बीन एबल टू डिलीवर। जो ऑब्जेक्टिव से PTI के वो उस तरह डिलीवर नहीं हो रहे। क्या आपको लगता है कि PTI को रीथिंक करना चाहिए कि जिस तरह अभी जो अगेन इस वक्त उसको जो मैगज़ीन का जो ये टाइम्स मैगज़ीन का जो ये आर्टिकल है, इसको ऐसे देखा जा रहा है कि शायद परहैप्स PTI वांट्स टू वॉश द डर्टी लिनन ऑफ द कंट्री इन पब्लिक। आपको लगता है कि कुछ अपनी पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए? देखिए, ऑब्वियसली कोई भी जो सियासी जमात है उसकी पॉलिसीज तो परफेक्ट नहीं है। PTI के बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिनके ऊपर आप कह सकते हैं कि इनको ये भी देखना चाहिए, वो भी देखना चाहिए, लेकिन एंड ऑफ द डे जो अपोजिशन जमात होती है उसका मेन पर्पस ये होता है कि जो हुकूमत में लोग बैठे हुए हैं वो जिटरी रहें, ठीक है, उनको कम से कम कोई इस्तेहकाम वाली सूरत हाल नजर ना आए, हम इनके ऊपर दबाव डाल के रखें। उस हद तक तो हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स, इमरान खान साहब बोल दो कि जेल के अंदर हैं, बाहर मीडिया पे वो आ नहीं सकते, लेकिन उसके बावजूद उनका वो जो बयानिया है, हाँ। अब आप देख लें कि एक तरफ 60 सफ़ों के इश्तिहारात छपते हैं, पूरे साल इश्तिहारात चलते हैं, एक तरफ एक आर्टिकल आता है, तो आज मैं भी, आप भी, जो हुकूमती शख्सियात भी हैं, वो उस आर्टिकल के कंटेंट के ऊपर बात कर रहे हैं कि उसका कंटेंट क्या है। तो यकीनन जो यहाँ पे जेर बहस है, बाहर भी जेर बहस होगा, जो इश्तिहारात छपते हैं उनके कितने से कंटेंट के ऊपर हम बहस करते हैं, उसके ऊपर बहस ही किसी और नौयत की होती है। तो मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ को ये आर्ट तो आती है कि आपने खबरों में भी रहना है और मामले को उठा के भी रखना है, आलमी सतह के ऊपर भी। जहां तक ये ताल्लुक है कि उनको क्या डिविडेंड्स मिलेंगे अमेरिका से, मेरे ख्याल में अमेरिका की प्लेट में अभी बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये यूक्रेन वाला मामला भी हमने देखा, लेकिन अगर कोई ये समझता है कि उसके पाकिस्तान पे कोई असरात नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होने के बाद, ये मैं आपको खबर दे सकता हूं कि मैसेजेस तो वहां से आए हैं, बल्कि इस तरह भी है कि एक और फ्रेंडली जो यूरोपियन कंट्री है वो भी गाए बगाए ये तासुर देती है कि हमारी PTI के लीडरशिप से भी मुलाकात है, कभी वो सियालकोट जाके मुलाकात कर लेते हैं, कभी वो अपने पास बुला लेते हैं, तो उनको भी इस चीज का अंदाजा है और यही वजह है कि वो हुकूमत को भी पता है कि हमने बातचीत से मामले को हल करना है। वो जिस तरह का पहले बयानिया था ना कि बिल्कुल पाबंदी लगा देंगे, खत्म कर देंगे, वो सूरत हाल मुझे अच्छा, लेकिन अतर काज़मी साहब वो जो पाबंदी वाला मामला है वो तो मेरा ख्याल है प्री इलेक्शन जो है वो होता रहा और उस पर बहुत ज्यादा जो है गवर्नमेंट बनने के बाद भी होती रही, बट देन इट फिजल्ड आउट। बट हैविंग सेड दैट, आपको याद होगा कि वी वर ऑल एंटिसिपेटिंग, यही हमारे प्रोग्राम में बात हुई थी कि जी ट्रंप का बड़ा एक गंग हो एटीट्यूड है, कोई पता नहीं, और वो तो खैर आजकल नजर आ रहा है किस किस्म का गंग हो एटीट्यूड है कि अगर वो ट्विटर पे, एक्स पे कोई इस तरह का बयान दे दे इमरान खान के हवाले से, कोई इससे बैद नहीं है,
वो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो उस तरह रंग नहीं लाई या पीटीआई की एक्सपेक्टेशंस. सो इन टर्म्स ऑफ मे बी कीपिंग द गवर्नमेंट जिटरी ऑन इट्स फीट, दैट आई वुड अग्री विद यू. बट जहाँ जो आप बात हम डिविडेंड्स की कर रहे थे, जाहिर अपने लिए कुछ आपने ऑब्जेक्टिव्स भी हासिल करने हैं इन सारी चीज़ों से, उस तरह हासिल नहीं हो पा रहे. दैट उस कॉन्टेक्स्ट में कह रही हूँ कि रीविजिट शायद अपनी पॉलिसी को जो है वो करना ज़रूरी होगा. मेरे ख्याल में बहुत सारी चीज़ों को उनको देखने की जरूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर मारिया जिस नहज पे चीज़ें पहुंच गई हैं, मुझे लगता नहीं है कि यहाँ पे या गवर्नमेंट रीथिंक करेगी या ऑपोजिशन रीथिंक करेगी, जिस तरह आपने भी अपने इब्तदाइये में बताया कि अब वो एक इत्तेहाद बना के एक तहरीक भी चलाना चाह रहे हैं. बट अतर साहब इस पे आगे जाके बात करेंगे कि क्या ये बेल मंडे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती. मैं ज़रा कयूम सिद्दीकी साहब की तरफ चलती हूँ. कयूम सिद्दीकी साहब, अब अगर बात की जाए इस वक्त जो सारा इस वक्त मंजरनामा है, जिस किस्म का जो मंजरकशी की है इमरान खान साहब ने, एंड अगेन डिविडेंड्स की बात करूंगी, अपने लिए ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने की बात करूंगी, एज फार एज कीपिंग द गवर्नमेंट जिटरी, वो 100 पॉइंट्स फॉर इट. बट जहां तक ये है कि अपने लिए कुछ मकासद अचीव करने के क्या वो उसमें सक्सेसफुल रही है पीटीआई, वहां पे नजर आता है कि शायद बहुत देयर इज अ लॉट ऑफ रूम फॉर इंप्रूवमेंट इन द स्ट्रैटेजी. किस तरह देखते हैं आप इसको? देखिए डॉक्टर मारिया, सियासी जमहूरियत के अंदर सियासी जमातें हैं और सियासी जमातों का वजूद ही बहुत इंपॉर्टेंट वजूद है और उनको सियासी जमातों को अपने आपको आगे बढ़ाना होता है. ऑपोजिशन में होने का मतलब बिल्कुल मेरा ख्याल है कि हरगिज नहीं है ये कि जैसे अतर काज़मी साहब कह रहे थे कि जी जिटरी रखा जाए सारी चीज़ों को. ऑपोजिशन और डेमोक्रेटिक वैल्यूज को अगर आपने बढ़ाना है तो आपने बात उन डेमोक्रेटिक फोर्सेस से ही करनी होगी. पीटीआई का जो एक अपना एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका वो यही है कि वो पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है. हाँ, बहरहाल दूसरी तरफ से अगर कहीं एक सरेराह मुलाकात हो जाए तो उस मुलाकात की बुनियाद पे जो है वो बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है और फिर अगर चीफ जस्टिस से मुलाकात हो जाए तो तब भी उसके हवाले से एक बयानियां बनाने की कोशिश की जाती है. तो ये बयानियां बनाना, प्रोपेगेंडा, वो एक बिल्कुल ठीक बात है, एक ऑपोजिशन पार्टी है, उसका हक है. लेकिन अचीव क्या किया, अचीव क्या किया से आप ये देखिए कि उस पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं वो आपस के अंदर दस्तों गिरेबान हैं. कुछ पार्टी छोड़ चुके हैं, कुछ पार्टी के अपने अंदर के इख्तलाफात बहुत ज्यादा हैं. यही नहीं पता कि आखिर पार्टी कौन और किसके कहने पे कैसे चल रही है. इमरान खान साहब का अपना एक मौकफ है, वो मौकफ बिल्कुल सबके सामने, लेकिन वो मौकफ एक मिनट में हिरन हो जाएगा जब कोई आके उनसे कहेगा कि चल आ जाएं. बिल्कुल जैसे जब आज़ादी मार्च करके वो यहाँ डी चौक के अंदर 126 दिन का धरना करने पहुंचे थे और एक कॉल आई थी और फिर कितनी खुश फहमी से और कितनी बातें खिली हुई थी उनकी जीएचक्यू जाते हुए. तो अब ये जो बयानिया है इसके साथ, इस कंफ्यूज्ड बयानिए के साथ तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे. मेरा ख्याल है कि अब भी देखिए उनकी स्ट्रेटेजी में तब्दीली ये आई है कि वो पीटीआई जो कहती थी कि हम सोलो फ्लाइट के ऊपर यकीन रखते हैं, आज वो तरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान के पीछे उन फोर्सेस के साथ जिनका खुद मजाक उड़ाते थे उनके साथ कहीं स्टैंड करने की कोशिश करें. लेकिन उनके अपने इतने ज्यादा डिफरेंसेस हैं. जेयूआई तो बिल्कुल सामने है. तो मेरा ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने अंदर के इंतशार और खलफशार को काबू नहीं पा सकेगी, उस वक्त तक ये कोई इम्प्रेसिव एजिटेशन मौजूदा हुकूमत के खिलाफ नहीं कर सकती. लेकिन यही पॉइंट लेके जाती हूँ मलिक साहब के पास. मलिक साहब, पीटीआई के अंदर बहुत सारे जो हैं वो अपने इश्यूज मौजूद हैं, वो रिजॉल्व करना बहुत ज़रूरी है. वो हमें खैर गाय बगाए जो है वो मीडिया पे भी नज़र आते हैं, वो एक अपनी जगह चीज़. लेकिन कयूम सिद्दीकी साहब जब बात कर रहे हैं कि जी जिटरी रखने में वो उस तरह हुकूमत को कामयाब नहीं हुए, तो मेरा ख्याल है अगर मैं बात करूँ जो अभी हालिया दिनों में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी, जब वो कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने की इजाज़त नहीं मिली तो परसेप्शन यही गई कि शायद हुकूमत बहुत जिटरी है, हुकूमत जो है वो इस वक्त जो है वो इस कॉन्फ्रेंस से खौफजदा है. परसेप्शन की हद तक अगर बात करूं तो परसेप्शन ये बनी है. और आपने कामरान मुर्तज़ा साहब को सुना होगा, उन्होंने कहा वो काम जो ग्रैंड ऑपोजिशन नहीं कर पाई वो हुकूमत ने खुद कर दिया है. शुक्रिया डॉक्टर मारिया. पहले मैं दो चीज़ों पर जरा कमेंट कर दूं जो मेरे भाई अतर काज़मी साहब ने कही. इसमें कोई शक नहीं कि इश्तिहारात इतनी बड़ी तादाद में हुकूमतों को जारी नहीं करने चाहिए. लेकिन क्या हमें याद नहीं है कि एक पूरा पेज छपा था पूरे मुल्क के अंदर जिस पे लिखा हुआ था हम मसरूफ थे. पूरे पेज पे कोई और कुछ नहीं था और खाली सफ़े के बाद अगले सफ़े पे ऐलानात थे. वो इमरान खान साहब की हुकूमत थी और इमरान खान साहब ने उस अगले पेज पे जो इश्तिहारात थे वो स्वाय बयानात के और कुछ नहीं था. 50 लाख घर मेरे सामने वो पड़ा है.
नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम का ऐलान, ये सारे ऐलान थे। इमरान खान साहब की चीनी सदर से मुलाकात, $6 अरब के पैकेज का इम्कान, पाकिस्तान का बिजली सस्ती करने का फैसला, अब सिर्फ पाकिस्तान का मुफाद होगा। ये स्वाय बयानात के पूरे अखबारात के सफ़े भर दिए गए थे और एक सफ़ा पूरा खाली छोड़ दिया गया था कि हम मसरूफ थे। किस काम में मसरूफ थे भाई? ये ऐलानात करने में मसरूफ थे। ये तो मंशूर था कि जो इलेक्शन में पार्टी अपना ऑलरेडी दे चुकी थी। देखिए, सियासी हुकूमतें इस किस्म के इश्तिहारात जारी करती हैं, उस पर हम बहस कर सकते हैं, नहीं करने चाहिए, करने चाहिए, लेकिन ये कोई आज की हुकूमत का मसला नहीं है, ये माजी की हुकूमतें भी करती रही हैं। दूसरी बात जिसका जिक्र आपने किया कि क्या हुकूमत परेशान है अपोजिशन से, हुकूमत परेशान शायद इतनी नहीं, इतनी अपोजिशन परेशान है। अब तसव्वुर कीजिए कि पार्टी के अंदर अभी तक ये कंसेंसस नहीं पाया जाता कि उन्होंने एहतजाज करना या नहीं करना। यानी एहतजाज के हवाले से पार्टी एक दूसरे के ऊपर अदम ट्रस्ट का शिकार है। पार्टी दूसरी मौलाना फजल रहमान साहब की है। मौलाना फजल रहमान साहब के ऊपर उम्मीद लगा के पीटीआई बैठी हुई है कि ईद के बाद वो सड़कों पर निकलेंगे, हमारे साथ होंगे, जिसका बड़ा करारा सा जवाब दे दिया पीटीआई को जेयूआई ने कि हम सड़कों पे आपके साथ जाने को तैयार फिलहाल नहीं है। तो गोया जिस एहतजाजी तहरीक का कहा जा रहा था कि ईद के बाद शुरू कर दी जाएगी, उस एहतजाजी तहरीक अभी तक कहीं कोई नामो निशान नहीं है। मुतहदा अपोजिशन की हालत ये है कि महमूद खान मलिक साहब कता कलामी की माफी, फिर जो ये अगर ये हुकूमत ऑब्वियसली एक जिस तरह आप बात कर रहे हैं कि हुकूमत जो है वो परेशान नहीं है, लेकिन अगेन मैं तासुर की बात कर रही हूँ कि तासुर यही गया जब कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई, तासुर यही गया कि हुकूमत जो है वो परेशान है, हुकूमत जो है शायद खौफजदा है। अगेन एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, कामरान मुर्तज़ा साहब ने जो बात की, उन्होंने कहा जी ये तो इन्होंने खुद ही इसको पॉपुलराइज कर दिया है, जो काम ग्रैंड अपोजिशन नहीं कर सकी वो हुकूमत ने खुद कर दिखाया। क्या आप समझते नहीं हैं कि एक जमहूरी निज़ाम में ये जो आज़ादियाँ हैं ये कम से कम जो अपोजिशन फोर्सेस हैं उनके पास होनी चाहिए, नहीं रोकना चाहिए इनसे? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, ये असूली बात तो ये है कि ये नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या ये हुकूमत पैनिक में करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। यानी आप सबर कीजिए कि मिफ्ता इस्माइल साहब क्या हुकूमत के लिए खतरा थे इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए कि उन्हें जेल भेज दिया गया? शायद हकान अब्बासी साहब खतरा थे कि इमरान खान साहब उसे जेल में देखना चाहते थे हर हाल में। आसिफ अली जरदारी साहब को जेल भेजना इमरान खान साहब ने क्यों जरूरी था? कोई खतरा था उनके लिए? क्या वो हुकूमत गिराने लगे थे? हुकूमतें ये इजलासों से गिरती नहीं है, ना किसी कॉन्फ्रेंस से गिरती हैं। हुकूमत जब ताकत में होती है, अपना जोर दिखाती है, अपने मसल दिखाती है। पाकिस्तान के अंदर ये जमहूरियत का अलमी है, हमारी जमहूरियत का। हमारी सियासी जमातें एक दूसरे को अपने मसल दिखाती हैं। पीटीआई कमजोर से कमजोर होती चली जा रही है एहतजाज के हवाले से, उसको हुकूमत अपने मसल दिखा रही है। नहीं दिखाने चाहिए, नहीं कॉन्फ्रेंस रोकनी चाहिए। कॉन्फ्रेंस के नतीजे में उससे फूंक भर दी जाती है। उस जो गिरती हुई एक तहरीक, जो एक तहरीक फेल होती हुई तहरीक है, उसके अंदर जो है वो फिर से जान आ जाती है। देखिए, उसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ जो सियासत के फैसले हैं वो किसी असूल की बुनियाद पे नहीं होते। हमारे यहाँ सियासत के फैसले होते हैं अपने अपने मुफादात को पेश नजर रख के। अगर आज हम बात करें कि आज हुकूमत पीटीआई के ऊपर सख्ती कर रही है, तो सर थोड़ा सा अगर माजी में चले जाए, एक लंबी फहरिस्त होगी आपके पास। यही सख्तियां पीटीआई किया करती थी। क्या सीढ़ियां लगा के मियां शहबाज शरीफ के घर में दाखिल नहीं की गई थी फोर्सेस? क्या हमजा शहबाज शरीफ की बहनों को पकड़ने की कोशिश नहीं की गई थी? क्या नुसरत शहबाज साहबा जो वज़ीर-ए-आज़म इस वक्त शहबाज शरीफ है, उनके अहलिया है, उनके पास ऐसी फोर्स नहीं पहुंची थी? क्या फरियाद तारपुर को पकड़ के जेल नहीं भेजा गया था? ये सारे वाकयात हैं। असल मसला ये है कि या तो ये सारी सियासी जमातें सही तरीके से डेमोक्रेटिक अंदाज में आगे बढ़े, तो तब तो ये बात कही जा सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जब आप अपने हुकूमत में होते हैं, आप दूसरों को पकड़ते हैं, हुकूमत से बाहर निकलते हैं, आपको इंसानी हुकूक याद आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये एक विशेष साइकिल है जिसमें मेरा ख्याल है कभी कोई जो है वो पावर में होता है और कभी कोई होता है। और ये बात मलिक साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जैसे ही अपोजिशन में आते हैं तो सबको जो है ना वो ह्यूमन राइट्स याद आ जाते हैं। अच्छा, बट अतर काज़मी साहब, अगर आगे चलूँ, जो भी बहुत JUIFA जो है वो इस वक्त सबकी जो है वो नज़रों का इस वक्त मरकज़ जो है वो बनी हुई है, बिलखुसूस PTI की। अब उनका ग्रीवेंस अगर देखें तो ग्रीवेंस उनका ये है कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और हमारा मैंडेट चोरी करके मुस्तफ़ीद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुई है। लेकिन जब बात वो करते हैं कि जी हमारा अपोजिशन इत्तेहाद में रहने के लिए आप जो अपनी उन डिमांड्स रखी हैं उसमें यह है कि जी ऑडिट करवाएं, 10 to 15% जो हल्के हैं KPK के, उसमें आप ऑडिट करवा दें। उसके लिए PTI कहती है कि जब पूरे मुल्क में ऑडिट होगा तब हम करा देंगे। सो इट्स काइंड ऑफ लाइक अ नॉन स्टार्टर। डू यू सी दिस गोइंग एनीवेयर? देखिए, मैं इसके ऊपर भी आता हूँ, छोटा सा कमेंट करना चाहूँगा। देखिए, एक तो ये है कि तहरीक इंसाफ कितनी
इंतशार का शिकार है या कितनी इररेलेवेंट है, उसका अंदाजा हम आज की अपनी बहस से लगा सकते हैं। Absolutely. आज पाकिस्तान में Still जो very लोग भी much चैनल relevant. देख रहे हैं, 7 बजे से लेके 11 बजे तक जो भी देखेंगे, हर प्रोग्राम में तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब डिस्कस हो। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जमहूरियत कभी भी मिसाली नहीं रही, बहुत सारी यहाँ पे चीज़ें हैं, लेकिन अब तो हालत ये आ गई कि इकोनॉमिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान का शुमार आमराना हुकूमतों में किया है। अब ये जो कॉन्फ्रेंस हो रही थी, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी भी गए हुए थे, उन्होंने जाके वहां पे देखा, जी, जी। क्या उसको इस तरीके से रोकने की कोई माजी में मिसाल मौजूद है कि आसमा जहांगीर ऑडिटोरियम को बंद कर दिया जाए और कहा जाए कि जनाब ये और मसला है। मेजबान पीटीआई नहीं थी। मेजबान पीटीआई नहीं थी, दीगर वहां पे लोग भी थे और वहां पे मीडिया भी आया हुआ था और वकला भी थे और दीगर लोग भी थे और अचकजई साहब और दीगर जमातें, जी, जैसा मैंने ऐसे अर्ज ही। किया। दूसरी बात यह है कि ओवरऑल अगर आप सिचुएशन इस वक्त देख लें, माजी के अंदर बहुत सारे कुछ होता रहा, लेकिन इस दौर के अंदर जो चीजें हुई ना, उनके ऊपर देखिए एक बड़ी बहस हो रही है। जिस किस्म की कानून साजी की गई कि इस्लामाबाद में हुकूमत की मर्जी के बगैर आप जलसा जुलूस करेंगे तो 3 से 10 साल कैद। इस वक्त हजारों लोग सिर्फ इस वजह से जेलों में हैं कि वो किसी जलसे जुलूस या रैली में आए थे। तो एक डेमोक्रेटिक मुल्क में ये होना कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूं, जेडी वेंस ने और ट्रंप साहब ने जो किया ज़ेलेंस्की के साथ, अमेरिका के अंदर भी रद्द-ए-अमल आ रहा है। कल वेंस साहब पहुंचे अपनी फैमिली के साथ अमेरिका में ही एक जगह पे हॉलीडेज करने, वहां पे लोगों ने इतना एहतजाज किया, अमेरिका के शहरियों ने अमेरिका के नायब सदर के खिलाफ नारे लगाए और यूक्रेन के सदर के हक में नारे लगाए। जेडी वेंस को अपनी फैमिली उठा के वहां से जाना पड़ा नामालूम मुकाम पे। किसी ने नहीं कहा वतन दुश्मनी हो गई, किसी ने नहीं कहा शरपसंदी हो गई। भाई जमहूरियत के अंदर आप लोगों को राइट देते हैं कि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें, कोई नारा लगा लें। हाँ, जो एहतजाज करते हैं वो भी ये नहीं कह सकते कि हम आके इस्लामाबाद पे चढ़ाई कर देंगे और तहस नहस कफन कर पहन देंगे। के जा रहे हैं। आपने आके आइन और कानून के मुताबिक एहतजाज करता है। अब दूसरी बात जो मौलाना वाली, आई थिंक मौलाना की पॉलिटिक्स हालिया दिनों में सबसे ज्यादा जो ओवर हाइप की जा रही है वो मौलाना की पॉलिटिक्स है। मौलाना ने पाकिस्तान की तारीख में किस दिन सड़कों पे आके जो है उसके निज़ाम के खिलाफ कोई जदोजहद की थी और इस्तेमार के खिलाफ वो आए थे। मौलाना की तो टोटल सियासत ही पावर कॉरिडोर्स के अंदर होती है, चाहे वो 26वीं आईनी तरमीम हो या माजी के अंदर या LFO हो या कश्मीर कमेटी हो। तो अभी अगर कोई ये शख्स उम्मीद लगाए बैठा है कि मौलाना आएंगे और वो सड़कों पे निज़ाम के खिलाफ निकलेंगे, मौलाना इस सिस्टम की फिश हैं। मौलाना कैन नॉट सर्वाइव दिस सिस्टम। ये निज़ाम ऐसे ही चलता रहे तो मौलाना की सियासत चलती रहेगी। दुनिया के किस मुल्क में एक पार्टी जिसके पास 6 सीटें नहीं है उसको इतनी अहमियत दी जाती है? वो इसलिए दी जाती है कि यहाँ पे अशराफिया की सियासत होती है। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिशन और हुकूमत दोनों उनको वही एक अहमियत मेरे दे ख्याल रहे में हैं। जो लोग जरूरत से ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, चाहे ऑपोजिशन वाले दें या हुकूमत वाले, वो शो करता है कि हमारा निजाम जो है वो कितना ज्यादा जंग आलूद है। आप उसको अहमियत दें जिसके वोट हैं, जिसके पास अवामी ताईद है। अच्छा सिद्दीकी साहब, आप बताइए, आपको क्या लगता है कि जो बहुत ज़्यादा पीटीआई वालों ने, ऑपोजिशन नहीं कहूँगी, पीटीआई वालों ने जो उम्मीदें वाबस्ता की हुई हैं मौलाना फजल रहमान के साथ, और जो अथर पे भी बात कर रहे हैं, हिस्ट्री इज़ अ प्रेसिडेंट मौलाना की सियासत अगर देखी जाए तो इस वक्त वो उधर ही जाएंगे जहां से उनको कुछ मुयस्सर हो सकता है, और वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट दे सकती है। पीटीआई तो, जैसे मैंने एट द एक्सपेंस ऑफ रेपुटेशन, पीटीआई पे तो इल्जाम लगा कि मौलाना का मैंडेट उन्होंने जो है वो छीना है, तो पीटीआई के पास देने के लिए तो उस तरह कुछ नहीं है। ये अलायंस आपको बनता उस तनाजुर में नजर आ रहा है? आप समझते हैं कि इन हालात में अलायंस बन सकता है? आप ये देख लीजिए कि ये कब से कोशिश हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कि JUI को है उस तरह से ऑनलाइन ले जाए। 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से जब हो रहा था तो आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मौलाना साहब का जो है वो किचन का खर्चा पता नहीं कितना बढ़ा दिया था। तो मौलाना साहब उनको एंगेज करते रहे और मौलाना एक पॉलिटिकल बर्ड हैं और उनकी अहमियत क्यों है? मौलाना की अहमियत KP के हवाले से भी है, बलूचिस्तान के हवाले से भी है, और मौलाना के पास एक स्ट्रीट पार्क मौजूद है जो उनकी एक कॉल के ऊपर यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे और उस वक्त तक खड़े रहेंगे जब तक कि उनको ये नहीं कहा जाएगा कि आप यहाँ से चले जाएं। और इसका मुजाहरा जो है वो जितना ऑर्गेनाइज तरीके से मौलाना पहले करते रहे हैं वो आपको और हमने सबने देखा है यहाँ पे। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कहती थी कि हम पॉपुलर हैं, हम ही अकेली पार्टी हैं, हम ही सबसे बड़ी सियासी जमात हैं। मुझे याद है कि इमरान खान साहब जब लॉन्ग मार्च लेके 25 मई को यहाँ आए थे, और फिर आपको याद है कि डी चौक के अंदर से पहले ये चाइना चौक के पास जो है वहां से सुबह के वक्त वो फिर वहां से वापस चले गए थे, और वो मकसद एक
शायद जनरल आसिम मुनीर की जो अपॉइंटमेंट बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थी, उसके खिलाफ एक लॉन्ग मार्च को लाना था। फिर उसके बाद उसमें कितनी बड़ी जो है वो एक स्ट्रीट एजिटेशन के जरिए से वो तफरीक डाल सके। फिर उसके बाद जब इमरान खान साहब जो कि वजीराबाद में उनके ऊपर हमला हुआ था, एक सिंपैथी भी थी उनके साथ, और फिर वो सारा सिलसिला था, और पिंडी के अंदर वो जब आए तो वहां पर उस वक्त कितने लोग मौजूद थे और उस मॉब ने या उस जुलूस ने क्या इम्पैक्ट जो है क्रिएट किया इलेक्शंस के हवाले से। तो इमरान खान साहब के मौजूद होते हुए भी जाहिर है कि पीटीआई के अंदर एक नई रूह तो जरूर आएगी, लेकिन देखना यह है कि क्या इमरान खान साहब जो हैं वो वापस आ सकेंगे, और इमरान खान के बगैर पार्टी को क्या अपना उनके सेक्रेटरी जनरल जो है सलमान अकरम राजा वो इस अंदाज के अंदर ऑर्गेनाइज करके वो रिजल्ट्स हासिल कर सकेंगे, जबकि आपस के अंदर आप देख लीजिए कि शेर अफजल महबूब और वो क्या करीम साहब, I'm sorry, I'm interjecting. आप ये कह रहे हैं क्या इमरान खान साहब वापस आ सकेंगे? मेरा तो ये भी सवाल है, क्या मौजूदा लीडरशिप उनको वापस लाना भी चाहती है? बिकॉज उनका स्ट्रक्चर तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा अगर वापस आ गए। नहीं, वहां पे बहुत दिलचस्प सूरत हाल है कि मौक्कल जेल में और वकील जो है वो पार्लियामेंट के अंदर है, तो इससे बड़ी फीस और क्या किसी वकील को जो है हासिल हो सकती है। तो ये जो सूरत हाल है, ये कोई मामूली सूरत हाल नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के अपने अंदर। अब केपीके के अंदर आपने देख लिया 26 नवंबर 24 नवंबर और एहतजाज, मतलब हर किस्म का जो है वो एहतजाज का अंदाज जो है वो बना कर देख लिया। अब बीइंग ए पाकिस्तानी शहरी मैं भी ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक इस्तेहकाम आए और उसके हवाले से जो सिविल लिबर्टीज हैं उनके ऊपर कम से कम जिक्र पहुंचे। बहुत अच्छा हो कि यहाँ पे जो अतर काज़मी साहब ने कहा कि अमेरिका के अंदर तो वो यूक्रेन के सदर के हवाले से किसी ने गद्दार के नारे नहीं लगाए, लेकिन यहाँ पर इमरान खान साहब ने ना सिर्फ गद्दार के नारे लगाए और पता नहीं ना जाने क्या कुछ किया। मीडिया के लोग इस वक्त मौजूद हैं कि मीडिया के ऊपर क्या किस किस्म का क्रैकडाउन जो है वो उनके जमाने के अंदर किया गया था, किन लोगों सहाफियों को गोलियां लगी थी। मतलब एक ऐसी सियासी जमात जब आप एनालिसिस करने बैठेंगे जो कि अपनी पार्टी के आइन को नहीं मानती है, जो पाकिस्तान के आइन को नहीं मानती है, वो आइन को तोड़ती है और फिर उसके बाद वो वफाक के ऊपर चढ़ाई करती है, वो तशद्दुद का, इंतहा पसंदी का एक रास्ता इख्तियार करती है, वो सोशल मीडिया के ऊपर गद्दार कौन के जो ट्रेंड्स चलाती है, तो उसको ये कितने अरसे तक जारी रख सकते हैं ये सूरत हाल। हाँ, वेस्ट के लिए कुछ लोगों के लिए वो एक हो सकता है कि अपना एक क्या कहते हैं उससे आप हिज्ज उठा सकें, लेकिन इस मुल्क ने इकोनॉमिकली चलना है। इकोनॉमिकली चलने के लिए इसके अंदर स्टेबिलिटी जरूरी है। स्टेबिलिटी की तरफ जाएं तो एहतजाज के तमाम तरीके अपना के देख लिए हैं और लोग तंग हैं एहतजाज से। लोग अब यहाँ इस मुल्क के अंदर एक अमन चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर आप मौजूद हैं, 100 के करीब आपकी नशिस्तें हैं पार्लियामेंट के अंदर। करीम साहब, एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इज द वे फॉरवर्ड। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, तो गुफ्तगू को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वजीर आजम का अज़्म, रमजान की बरकत से कोई ना महरूम रहे। पाकिस्तान के चारों सूबों पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू और कश्मीर के मुस्तहिकीन के लिए वजीर आजम की खसूसी हिदायत पर 40 लाख मुस्तहिक खानदानों के लिए रमजान रिलीफ पैकेज को 7 अरब से बढ़ाकर 20 अरब रुपए कर दिया गया है, जो गुज़श्ता साल की निस्बत 3 गुना ज्यादा है, जिससे मुस्तफीद होंगे 2 करोड़ से जायद मुस्तहिक अफराद। मिलेंगे फी खानदान 5,000 रुपए। ये पैकेज सिर्फ उन खानदानों के लिए है जो वफाकी और सूबाई हुकूमत के किसी और इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। इंतजार की जहमत के बगैर 9999 से मालूमाती SMS मिलने के बाद इमदादी रकम की डिजिटल वॉलेट में शिफाफ मुंतकिली। रमजान की बरकत, सबकी शिरकत। दुरुस्त, हर वक्त, बर वक्त।
इस मुबारक रमजान का पहला अशरा बाइस रहमत है। ऐ अल्लाह, मुझे बख्श दे, मुझ पर रहम फरमा, तू सबसे बेहतर रहम फरमाने वाला है। जिधर वो आली मकाम होगा। सच क्या है और फरेब क्या? सच जानने का हक आपका भी है और मेरा भी। क्या कर रहे हैं हम सच के साथ इंसाफ? सच तो यह है कि सच बोलना, सुनना और बर्दाश्त करना मुश्किल है। कोशिश जारी रखेंगे हक़ाइक़ सामने लाने की और झूठ का पर्दा चाक करने की। प्रोग्राम सच तो ये है में वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मलिक साहब की तरफ जाते हूँ। मलिक साहब, ये बताइए कि इस वक्त जो ऑब्वियसली ग्रैंड ऑपोजिशन इत्तेहाद की बातें हो रही हैं, अभी तो कॉन्फ्रेंस ही हुई है, इत्तेहाद तो बनने में बहुत टाइम है, पहला स्टेप ही है, लेकिन जिस किस्म की ग्रीवेंसेस, जिस किस्म की जो इश्यूज आ रहे हैं अभी, क्या आपको लगता है कि ये किसी जगह जा कल्मिनेशन इस तरह की होगी, सक्सेसफुल कल्मिनेशन होगी कि ये इत्तेहाद बन जाएगा और हुकूमत के लिए कोई टफ टाइम क्रिएट कर सकेगा? मलिक साहब, आपका माइक गालिबन ऑन नहीं है, अगर वो उसको अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, मैंने कहा अगेन अतर साहब मुझे छेड़ देते हैं, फिर मुझे उनकी तरफ जाना पड़ता है। मेरे भाई हैं, बड़े काबिल एहतराम हैं। जान के छेड़ता हूं मलिक साहब। अच्छा, गुजारिश ये है कि वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब रेलिवेंट हैं और सारे टॉक शोज उन्हीं के इर्द गिर्द घूमते हैं। सवाल ये है कि क्या इस वक्त अमेरिकी जो मीडिया है, पूरा अमेरिकन मीडिया, पिछले 2 रोज से उसके टॉक शोज, उसकी खबरों का महवर क्या है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट एंड डोनाल्ड ट्रंप। क्या यूक्रेन के प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिका को शिकस्त देने या उनको हराने पहुंच गए हुए हैं? क्या वो इतना मैटर करते हैं कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो अमेरिकी मीडिया अब सारी जो रेलेवेंट उनकी स्टोरीज है उसको शाया कर रहा है? सवाल ये होता है कि जब कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो इश्यूज बन रहे होते हैं, वो रेलेवेंट हो जाते हैं। ये मैटर नहीं करता कि वो शख्सियत या सियासी जमात कितनी रेलेवेंट है, कितनी किसी के लिए दबाव का जो है वो डाल सकती है। अमेरिका और चीन के मामला तो रेलिवेंसी हो सकती है कहीं पे। यूक्रेन के प्रेसिडेंट बहरहाल मोहताज है अमेरिका के। वो तो अमेरिकी प्रेसिडेंट उनको कह दी असला हमारा तुम्हारे पास ना होता तो तुम 15 दिन ना लड़ पाते। अब सूरत हाल ये इसी तरीके से, आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ जेल थे, सारी खबरें मियां नवाज शरीफ की चलती थी। इमरान खान साहब की परेशानी ये थी कि सर्विसेज हॉस्पिटल में लाहौर में बैठा हुआ मियां नवाज शरीफ अखबारात की सुर्खियों की जीनत है, टॉक शोज की जीनत है। जब भी किसी बंदे को आप सियासी जमात को जेल भेजेंगे, वो पोजीशन में बैठी होगी, मुश्किलात का शिकार, हम डिस्कस किसको करेंगे? हुकूमत को या अपोजिशन को? और अपोजिशन में पीटीआई है, इसलिए उसको डिस्कस किया जाता है। इसका मतलब हरगिज नहीं है कि हुकूमत या मीडिया इतना मजबूर हो चुका है जनाब कि आप खान साहब के कोई पांव पकड़ने को तैयार फिर रहा है। दूसरी बात, जिस इत्तेहाद की हम बात कर रहे हैं, देखिए मैंने पहले भी अर्ज की थी कि पीटीआई के अंदर एक दूसरे के ऊपर एतमाद है। वो कहते हैं ये फलां एजेंट है, वो कहते हैं सलमान अकरम राजा साहब एजेंट है, शेर अफजल मरवा साहब कहते हैं वो नहीं, मैं यानी प्रोफेसर गौर साहब एजेंट है, कोई कहता है अली मोहम्मद खान साहब एजेंट है। इन हालात में पीटीआई जो एक दूसरे के ऊपर एतमाद नहीं कर रही, वाइस चेयरमैन पीटीआई के शाह महमूद कुरैशी साहब जेल में बैठे चीख रहे हैं, भाई साहब मैं आपका वाइस चेयरमैन हूं, मुझसे भी मशवरा कर लो। पार्टी के प्रेसिडेंट परवेज इलाही साहब, किसी ने सलाम देने का वारा नहीं किया उनके पास आके, हजूर आप हमारे सदर हैं, हमारे चेयरमैन इमरान खान साहब ने आपको प्रेसिडेंट बनाया था, आपकी भी कोई हैसियत है, आप भी किसी मुशावरत में शामिल हो जाएंगे। इन हालात में सियासी जमातें दूसरी पूछती हैं पीटीआई से कि भाई आप क्या चाहते हैं। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा था, जो कयूम सिद्दीकी साहब ने निशानदेही की है
कि भाई मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो तो कहते हैं मेरे साथ फ्रॉड आप लोगों ने किया, पीटीआई ने किया, मेरी सीटें पीटीआई ने छीनी है। तो आप मुझे बताइए वो सड़कों पर आके मार खा के इमरान खान साहब को जेल से निकालने के लिए क्यों जिद्दोजहद करेंगे? महमूद खान अचकजई साहब कई बार अपने निजी महफिल में कह चुके हैं कि भाई ये सोलो फ्लाइट के कायल है, पीटीआई हमसे तो मशवरा ही नहीं करती। इन हालात में मुतदा अपोजिशन का बन जाना, फिर एहतजाज का शुरू होना, ये बड़ा मुश्किल काम है पीटीआई के लिए। मैं नहीं कहता, मैं नजूमी तो नहीं हूँ कि कल ये हो जाएगा नहीं हो जाएगा, लेकिन हालात ये लगते हैं कि ये इकट्ठे नहीं चल के कोई एहतजाज कर पाएंगे। और दूसरी बात, पीटीआई अपने जो कार्ड्स खेलती रही है, क्यूम सिद्दीकी साहब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया कि आप सियासी जमात बनते, आप आइन को मानते नहीं है, आप इस्लामाबाद में कब्रें खोदने वाले हैं, आप इस आर्मी चीफ की तैनाती को रोकने के लिए लॉन्ग मार्च रावलपिंडी ले जाना चाहते थे, आप जीएचक्यू के बाहर बैठना चाहते थे, आप आर्मी चीफ के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, आप मुल्क के सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ कैंपेन चलाते हैं, पेशावर से आप निकलते हैं, आप लाशों की बात करते हैं, आप इस्लामाबाद बैठ के मुल्क को फतह करने की बातें करते हैं, आप पार्लिमानी निजाम की बजाय इनकलाब की बातें करते हैं, आप जमहूरियत को तो मानते ही नहीं है। जमहूरियत तो ये कहती है कि आपको जलसे की इजाजत मिली है F9 पार्क में, आप F9 पार्क में जलसा करेंगे। आप कहते हैं हम आइन को नहीं मानते, हम डी चौक जाएंगे, डी चौक से आगे जाएंगे। और माजी में आप पीटीवी रेडियो पाकिस्तान पार्लियामेंट की बिल्डिंग में घुस के साबिक सदर अलवी साहब ऐलान कर चुके हैं, मुबारक को हम फतह हमें हो गई है, हम पीएम हाउस की गेट पे पहुंच चुके हैं। भाई ये मुल्क को बनाना रिपब्लिक तो नहीं है कि एक गिरोह उठे जाके डंडे लेके बरसाना शुरू कर दे। जब आप डंडे बरसाएंगे, जब आप चैलेंज करेंगे, जब सिक्योरिटी फोर्सेस पे आप हमले करेंगे, जब आप लाठियां लेके निकलेंगे, बिल्डोजर लेके निकलेंगे, आगे से आपको जूते भी पड़ेंगे। ठीक, पॉइंट आपका आ गया। आगे अगर चलूँ अतर काज़मी साहब, जो बात हो रही है ईद के बाद एहतजाज की बात हो रही है, पीटीआई तो कह रही है हम एहतजाज के लिए निकलेंगे, लेकिन क्या आपको लगता है अकेले ही निकलेंगे या कोई साथ होगा जो अपोजिशन अलायंस में से है? क्योंकि शायद खाकान अब्बासी साहब से पूछा गया तो उन्होंने कहा जी पीटीआई एक इंडिपेंडेंट जमात है, डेमोक्रेटिक हक है उनका, दे शुड गो बट वी विल नॉट बी पार्ट ऑफ इट। मौलाना ऑलरेडी उनके जो है वो आ चुका है, उनकी जो उनका ओपिनियन है इस पर। तो क्या पीटीआई फिर से वही जो एक एक्सपेरिमेंट है जिससे कुछ अचीव नहीं हुआ था वो दोबारा करने के लिए आपको लगता है तैयार है और अकेली ही होगी सड़कों पे? देखिए, एक छोटे एक दो कमेंट करूंगा। पहली बात, पहले तो नसरुल्लाह साहब, नहीं वो जो है ओवरऑल कमेंट कर रहा हूँ। देखिए, इमरान खान और पीटीआई क्यों रेलेवेंट है? वो इसलिए रेलेवेंट हैं कि फॉर्म 47-45 की बहस अपनी जगह पे, उसके बावजूद उन्होंने मुल्क में सबसे ज़्यादा वोट लिया। अब जितना कैजुअली यहाँ पे दोनों मेरे कोलीग्स ने कह दिया कि वो तो आइन को ही नहीं मानते, अब इस मुल्क में पाकिस्तान की अवाम ने सबसे ज़्यादा वोट उनको दिया, सबसे बड़ी जमात पार्लियामेंट में वो है, 45-47 की बहस के बावजूद जो जमात इस मुल्क के आइन को नहीं मानती। तो फिर तो मेरे ख्याल में हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है। फिर आपने मुल्क की मेजॉरिटी को कह दिया कि मुल्क की मेजॉरिटी तो इस मुल्क के आइन को नहीं मानती। ये कैजुअली इसलिए कह दिया क्योंकि वो आपकी हुकूमत से जो है मुतफिक नहीं है किसी चीज के ऊपर। इस मुल्क में जो आइन, मैं उससे आइन को मानना हमारे मुल्क में भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बड़ा सब्जेक्टिव है, बड़ा सब्जेक्टिव है। अपने आप को सूट करता है तो हम आइन को मान भी लेते हैं। तो मैंने ये कहा है कि उन्होंने आइन तोड़ा है और उसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला खड़ा है, जिसके अंदर आपने लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव के दो लिम्स जो हैं उनको मुअत्तल कर दिया। मुशर्रफ ने तो सिर्फ जुडिशरी को मुअत्तल किया था, आपने तो मुकर्रना को भी और एग्जीक्यूटिव को भी मुअत्तल कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपके गुड टू सी यू वाले जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब कह रहे हैं। रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं। उन्हीं गुड टू सी वाले आपके अताब बंदयाल साहब ने एक फैसला दिया था चीजों को इलेक्शंस का। किसी ने नहीं कहा कि आइन को नहीं मानते और ये नहीं मानते। अब 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट ने की, आप कहेंगे आप शिकन जो होता है फलाना है, वो आप जो मर्जी बयानिया जो है वो आप घटते रहे उसके ऊपर। मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, आप प्लीज जरूर कीजिएगा। मैं जो अर्ज कर रहा हूं, अब रात के 8 बजे आप कहते रहे कि सुबह उनके 9 बजे हैं। जी वो जिस तरह कयूम साहब फरमा रहे हैं एग्जैक्टली मैंने यही कहा। इन्होंने कहा कि वो आइन शिकन है, तो अगर आइन शिकनों को अवाम सबसे ज्यादा वोट दे रही है। और दूसरी बात, उसी अदालत का इलेक्शन का फैसला था, वो किसने नहीं माना? सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का फैसला जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है वो किसने नहीं माना? वो अभी जो मौजूदा हुकूमत है वो नहीं मान रही है। मसला ये है कि आइन के साथ 90 रोज के इंतखाबात हो जाएं या दीगर मामलात हो जाएं, तो वो तो सबके सामने है। नहीं माना जिसने इलेक्शन करवाने के लिए जो है ना, आप और आपको पता है उसके अंदर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही मौजूद नहीं है।
There is no order for holding नहीं, election. इसको, Do you know this? जी मलिक साहब, मुझे तो लगता है कि इस वक्त मुल्क में अदालत ही मौजूद नहीं है, वो फुल कोर्ट का भी फैसला मौजूद नहीं है ना, मखसूस नशिस्तों वाला शायद। मैं तो कहा ना, अख्तर काज़मी साहब कहेंगे कि इस वक्त सुबह की 9 बजे, अगर मैं अपनी बात हालांकि रात कंप्लीट के कर 8 लूं तो बजे। आप जरूर बताइएगा कौम को इमरान खान की तमाम आइन शिकनी, उन सारे ऑपोजिशन के मसाइल और हुकूमत को जरूर बताइएगा। मैं जरा अपनी बात कंप्लीट कर लूं। जो अगला आपका है, अगला जो आपने क्वेश्चन किया बड़ा इंपॉर्टेंट है कि क्या वो आगे सोलो फ्लाइट चलाएंगे। मुझे ये लगता है कि फिलहाल मुझे ये तहरीक उस तरह बनती हुई नजर नहीं आ रही, इसलिए कि इसमें बहुत सारी जो जमातें हैं, हर किसी के अपने तहफुजात हैं। अब अगर मौलाना साथ आएंगे तहरीक इंसाफ के साथ, तो मौलाना कोई चैरिटी तो नहीं कर रहे ना। मैंने आपको पहले कहा कि वो एक सिस्टम के तहत सियासत करते हैं, आपको उनको कुछ देना पड़ेगा। मौलाना हो जाएं, उनके साहबजादे हो जाएं, उनको मौलाना को पशीन जाना पड़ा, अली अमीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, उनको डीआई खान के अंदर, और दूसरी तरफ आप उनको कह रहे हैं आप हमारे साथ इत्तेहादी बैठे, तो कुछ आपको वहां पे लेना देना पड़ेगा। दूसरी बात ये है, फिर अचकजई साहब जो हैं, दीगर जमातें हो जाएं, उनके अपने हैं, पीर साहब पगाड़ा से आपने मिलना था और अचानक अली अमीन को बुखार हो गया, उस दिन सुबह किंगरी हाउस में खाने भी तैयार थे, उधर वो इंतजार हो रहा था। तो मुझे लगता है कि कुछ मामलात को देखना पड़ेगा और वो ईद के बाद हमें पता चलेगा कि ये किस तरफ जा रही है, ये सारी सूरत हाल जो भी अपोजिशन करना चाह रही है। अच्छा कयूम साहब, अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मैं करके उसके बाद फिर I'll come to my question. नहीं, देखिए डॉक्टर मारी, एक चीज तो यह है कि हुकूमतों को पाकिस्तान के अंदर कभी अपोजिशन से खतरा नहीं है। हुकूमतों को अगर खतरा होता है ना, तो वो हुकूमतों को खुद अपने आप से खतरा होता है कि वो क्या कर रहे हैं। अब इस हुकूमत की जो है वो स्ट्रेटजीज जो है वो बहुत सारी ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो नहीं होनी चाहिए। और लेकिन एक चीज तो है कि आपको इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आपको हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के इमेजेस बेहतर होना शुरू हुए हैं। यहाँ पे गैर मुल्की टीमें जो हैं वो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर क्रिकेट खेल रही हैं, जो कि नापैद हो चुका था। पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ सरबराहानी मुमलिकत जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, इसी कॉन्फ्रेंसेस यहाँ पर हो रही हैं। एक संजीदगी और मुल्क को आगे बढ़ाने की जो एक बड़ी संजीदा कोशिश जो है वो हमें नजर आ रही है। कहीं डिफॉल्ट की बातें हो रही होती थी, लेकिन अब जो है अब आप कहते हैं कि हमारा ग्रोथ रेट जो है वो कहाँ पर जाएगा। हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर हुए हैं। अभी आप चले जाएं, लोग महंगाई का बिल्कुल रोना रोते हैं, लेकिन आज मैं मार्केट गया रमजान की शॉपिंग करने के लिए, और वहां पे जिस तरह से मार्केट के अंदर लोग शॉपिंग कर रहे थे, मेरे लिए बिल्कुल एक अजीब सी सूरत हाल थी, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो अब महंगाई का रोना जो है वो इस कदर रोते हैं। लेकिन कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है बढ़ी है, कॉन्फिडेंस लोगों का बहाल हो रहा है, कानून नजर आता है, आप कानून के दायरे के अंदर एहतजाज भी करें, पार्लियामेंट आपके पास मौजूद है, हर मर्तबा डंडे सोटे लेके आप ये वाली सियासत, मेरा नहीं ख्याल है कि इसकी अब कोई आगे की गुंजाइश जो है वो मौजूद है। खैबर पख्तूनख्वा के अपने अंदर हुकूमत भी है, वहां पे कोई थाना भी नहीं रोकेगा, वहां पे कोई कुछ नहीं करेगा। आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर 5 बड़े जलसे करके दिखा देंगे। मेरा ख्याल है अब हमें ठीक है, पॉलिटिकल वर्कर्स को एंगेज रखने के लिए जलसे जुलूस होने चाहिए, लेकिन जो ये इंतजार के लिए है कि जी अब कफन बांध के हम आ रहे हैं और कान को लेके ही जाएंगे या इस हुकूमत को गिरा के ही जाएंगे, तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से आगे चलना चाहिए। बट एक जो चीज़ ये बात कर रही है, जो अपोजिशन का अभी अलायंस तो नहीं बना, बट अपोजिशन की जमातें जो बात कर रही हैं वो कह रही हैं जी फिल फॉर जो है वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने चाहिए। मलिक साहब, ये आपको मुतालबा किस हद तक जो है पूरा होता नजर आता है? स्पेशली मैं उन डिटेल्स भी नहीं जाऊंगी, गिवन द ग्राउंड रियलिटीज और मुल्क की इस वक्त जो डायनामिक्स हैं, क्या आपको लगता है कि इलेक्शन क्या होगा, और अगर हो भी जाता है तो उसमें क्या मुख्तलिफ नताइज आप हासिल करेंगे कि सब मान लें और हंसी खुशी हम सब जो है वो आगे चलना शुरू कर दें? देखिए, पहली बात तो ये कि कोई मिड टर्म इलेक्शन नहीं होंगे, कोई कबल अज वक्त इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन अपनी मुकर्रर मुद्दत पर होंगे। ये हालात बिल्कुल बड़े वाज़ेह नजर आते हैं। और अगर मुकर्रर वक्त से पहले इलेक्शन होने हैं तो मुझे बताइए हुकूमत को किस मुश्किल का सामना है कि इलेक्शन पहले करवा दे। फिर हुकूमत जिस तरीके से अपने मामलात सेटल कर रही है, इन हालात में तो उनको किसी सूरत भी ये बात गवारा नहीं है कि इलेक्शन पहले होने चाहिए। पीटीआई मुतालबा करते रही कि करना चाहिए उसको। और जिस चीज़ का जिक्र हम कर रहे हैं कि आइन तोड़ने के वाले से, आइन शिकनी के वाले से, आइन को ना मानने के वाले से, मुझे बताइए आप मुल्क में एक सियासी जमात क्या इसको आप आइन हक देता है कि वो कहे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी हुंडे के जरिए पैसे अपने घर वालों को भेजें? इससे बड़ा जुर्म हो सकता है कोई? यानी अपनी मैशियत को तबाह करने के लिए आप आइन की बुनियादी इस शिक को
आप उससे इनकार कर देते हैं कि इस मुल्क में हुंडी का कारोबार तो नहीं हो सकता ना। मसला ये है कि वो इकदामात जो सियासी जमातें उठाती हैं वो खिलाफ आइन होते हैं, उनको मानना चाहिए। मैं तो ये बात हम कर रहे हैं कि पीटीआई को आइन के अंदर रहते हुए प्रोटेस्ट भी करना चाहिए, जलसे भी करने चाहिए। अगर वो पार्लियामेंट का हिस्सा है तो पार्लियामेंट में अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। जिस महंगाई का हम रोना रोते हैं हर रोज बैठ के, मुझे एक बात बताइए, पीटीआई को एक कोई ऐसी उनकी मूव दिखा दें कि उन्होंने पिछले 1 साल के दौरान महंगाई के लिए कोई प्रोटेस्ट किया हो और वो पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कहा जी हम पार्लियामेंट के बाहर बैठ जाएंगे महंगाई या बिजली की कीमतों में इजाफे से बढ़ाने का मामला हुआ तब तो सबने यकसा जो है उस पर लब्बैक कहा, वहां तो सबने लब्बैक का, बाकी और कोई चीज नजर नहीं आती। के माजी में जब ये असेंबलियों से बाहर रहे वापस जाकर तनख्वाही भी ले ली थी। यानी आप इसलिए सियासी जमातें या सियासी लोग जो हैं इन पे इतराज उठता है कि अपने मुफादात के लिए सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए ये मुल्क के हालात अभी बाजार बिल्कुल नहीं लगते क्योंकि इलेक्शन की तरफ जाएंगे, क्योंकि पीटीआई अपनी गलतियों की वजह से हुकूमत पर कोई बड़ा दबाव डालने में हमेशा नाकाम रही है। अगर कोई सियासी फैसले करती, देखिए जो शुरू से कहते हैं बात कि हमने एस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, अब वो किससे बात करना चाहते हैं? अब हुकूमत के पास आ चुके हैं, अब वो पार्लियामेंट में भी बात कर रहे हैं। अब कहते हैं कि हमसे बात करो, उनसे कोई बात करने को तैयार नजर नहीं आता, कुछ संजीदा लेने को तैयार नहीं है। जब आप पार्लिमानी जमात हैं, सियासी जमात हैं, तो आपके साबिक सदर बार बार ये बात कहें कि हम दरवाजा खटखटाते रहेंगे एस्टेब्लिशमेंट का, वो दरवाजा नहीं खोलेंगे, हम बाहर बैठ जाएंगे। यानी आप क्या करना चाहते हैं फिर इस मुल्क के अंदर? आप सियासत तो नहीं करना चाहते, आपको छतरी दरकार है, छतरी आपको मिल नहीं रही। चलिए मलिक साहब, प्रोग्राम हमें अनफॉर्चुनेटली जो है वो क्लोज करना है, प्रोग्राम खत्म हो रहा है। मलिक साहब आपका बहुत शुक्रिया, कयूम सिद्दीकी साहब आपका, और अतर काज़मी साहब थैंक यू फॉर मेकिंग टाइम फॉर दिस प्रोग्राम। आखिर में ये ज़रूर कहेंगे कि जद्दोजहद होनी चाहिए, हुकूमत जितना इम्पॉर्टेंट है एक डेमोक्रेटिक निज़ाम के लिए हुकूमत वक्त, उतनी ही अपोजिशन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट है। शैडो गवर्नमेंट उसको कहा जाता है, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर रहकर अगर हुकूमत को टफ टाइम दे तो मे बी मुल्क के लिए कोई जो है वो बेहतरी हो सके। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम, विल सी यू नेक्स्ट वीक। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।